हेलो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय, जिसमें अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसके दो भाग हम पढ़ चुके हैं। आज में भाग 3 पढ़ना है और भाग 3 का जो टॉपिक है हमारा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। जैसे हमने देखा था कि हमारे आसपास जो पदार्थ शुद्ध दिखाई देते हैं वे वास्तव में शुद्ध नहीं होते हैं, बल्कि कई घटकों का मिश्रण होते हैं। तो इन मिश्रण के घटकों को यदि अलग अलग करना हो तो उन घटकों को अलग अलग करने की कई विधियां हैं। जैसे इसमें जो प्रमुख विधियां हैं, पहली विधि है वाष्पीकरण विधि, दूसरी है अपकेंद्री विधि, तीसरी है कीप पृथक्करण विधि, फिर ऊर्ध्वपातन विधि, क्रोमैटोग्राफी, आसवन विधि और क्रिस्टलीकरण विधि। तो इन विधियों के विषय में आज हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली विधि आती है वाष्पीकरण विधि। देखिए, वाष्पीकरण विधि, इसका प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करेंगे। डाई मतलब जो जल में जो रंग घुला होता है, डाई मतलब रंग। जैसे नीले या काले रंग की स्याही जो होती है वो जल में रंग का एक मिश्रण होती है। तो यदि हम इसमें से जल और डाई मतलब रंग को अलग अलग करना हो तो किस विधि का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम वाष्पीकरण विधि का उपयोग करेंगे। देखिए, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। रंग अथवा डाई को जल से वाष्पीकरण विधि के द्वारा पृथक करते हैं। वाष्पीकरण विधि में क्या होता है, एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम पानी भर देते हैं और पानी के ऊपर एक वॉश ग्लास रखते हैं और वॉश ग्लास में स्याही रख देते हैं। इस बीकर में स्याही नहीं लेना है, इस वॉश ग्लास में स्याही लेना है। अब इस बीकर को हम गर्म करते हैं तो इस जल की वाष्प के कारण ये वॉश ग्लास भी गर्म होती है और इसकी वजह से इसका जो जल जो होता है वाष्पीकृत हो जाता है और जो डाई होती है वो इसमें शेष बची रह जाती है। तो देखिए, इसमें इस विधि में विलयन को अप्रत्यक्ष रूप से गर्म करते हैं। मतलब हमने स्याही को डायरेक्ट नहीं गर्म किया है, पहले पानी गर्म किया है। पानी के ऊपर हमने एक वॉश ग्लास मतलब कांच की प्लेट होती है उसको रखा, उसमें स्याही रखी और उस गर्म पानी की वजह से ये भी गर्म हो गया और इसका जल वाष्पीकृत हो गया और इसमें डाई जो है शेष रह जाती है। विलायक वाष्पीकृत हो जाता है तथा डाई के अवशेष शेष रह जाते हैं। तो ये थी मिश्रण के पृथक्करण की वाष्पीकरण विधि। इसके बाद जो विधि आती है वो है अपकेंद्री विधि। अपकेंद्री विधि का हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसका वैज्ञानिक नाम नहीं पता होता है, जैसे दूध में से क्रीम को अलग करना या दही में से मक्खन अलग करना या वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाना, तो ये सारी विधियां जो है अपकेंद्री विधि होती है। देखिए, दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं या अपकेंद्री विधि क्या है। तो दूध में से क्रीम का पृथक्करण अपकेंद्री विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। जब दूध में से क्रीम को निकालते हैं तो उसको तेजी से हम मथनी से मथते हैं, तब मिश्रण के भारी कण जो है नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। क्रीम या मक्खन हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है और बचा हुआ जो शेष द्रव है वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह दूध में से क्रीम का पृथक्करण हम अपकेंद्री विधि से करते हैं। और इस अपकेंद्री विधि के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच करने में, जो लैब होती है, पैथोलॉजी लैब होती है, उसमें अपने खून की जांच करवाते हैं, तो वहाँ भी खून की जांच जो है अपकेंद्री विधि के द्वारा होती है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की क्रिया में और कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, जो कपड़े धोने की मशीन होती है उसमें जो ड्रायर होता है उसमें जब कपड़े डाले जाते हैं तो वह तेज़ी से घूमता है। तेज़ी से घूमने के कारण जो है जल नीचे भारी होने के कारण नीचे से अलग से ड्रेन हो जाता है और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। तो ये थी मिश्रण के पृथक्करण की अपकेंद्री विधि। इसके बाद आती है कीप पृथक्करण विधि। कीप पृथक्करण विधि का उपयोग तब किया जाता है जब दो अघुलनशील द्रव आपस में मिले हों, जैसे कि तेल और पानी। तेल और पानी जो है आपस में अघुलनशील होते हैं, तो दो अघुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए कीप पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए, जैसे तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण कीप में भरकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। ये पृथक्करण कीप है, इसमें हमने तेल और पानी का मिश्रण भरा और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया। कुछ देर छोड़ने के बाद इसमें तेल और पानी की अलग अलग परत बन जाती है।
है ना। तेल हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, पानी भारी होने के कारण नीचे हो जाता है। अब इस यहाँ जो एक स्टॉप कॉर्क लगी होती है, इसको खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो इसको धीरे धीरे खोल के ऐसे पानी को नीचे निकालते हैं। जब पूरा पानी यहाँ तक आ जाता है, ख़त्म हो जाता है, तभी स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं। तो इस तरह तेल और पानी जो है अलग हो जाता है। और इसके अनुप्रयोग देखिए, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, जो हमने अभी देखा, और धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इसका उपयोग होता है। तो ये थी मिश्रण के पृथक्करण की पृथक्करण विधि। इसके बाद जो अगली विधि आती है ऊर्ध्वपातन विधि। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में, कि कुछ पदार्थ जो है गर्म करने पर द्रव में बिना चेंज हुए सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर को गर्म करने पर वह बिना पिघले सीधे वाष्प में चेंज हो जाता है। तो यह कपूर जो है ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग इन्हीं पदार्थों को अलग करने में किया जाता है जिसमें एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो सकता है और दूसरे का नहीं। जैसे नमक और कपूर के मिश्रण को हमें अलग करना है, इसमें नमक का ऊर्ध्वपातन नहीं होता लेकिन कपूर का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो देखिए, इस विधि का उपयोग ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव जैसे कपूर को ऊर्ध्वपातित न होने वाले अवयव जैसे नमक के पृथक्करण में होता है। इस विधि में क्या करते हैं, जैसे कि हमने एक यहाँ पे वॉश ग्लास ली, इसमें कपूर और नमक का मिश्रण भर दिया। अब इसको हम गर्म करते हैं तो जो कपूर होगा वो तो वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाएगा, लेकिन नमक इसमें शेष रह जाएगा। इसके बाद जब इसको ठंडा करते हैं तो इसकी वाष्प पुनः ठंडी होकर यहाँ पे कपूर में कालिख के रूप में जम जाती है। तो ये हमारा कपूर और यहाँ पर ये नमक जो है अलग बच जाता है। इस तरह से कपूर और नमक का मिश्रण अलग हो जाता है। तो ये थी मिश्रण के पृथक्करण की ऊर्ध्वपातन विधि। इसके बाद आता है क्रोमेटोग्राफी। देखो, क्रोमेटो का अर्थ होता है रंग, ठीक है। तो इस विधि का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक ही विलायक में कई प्रकार के विलेय पदार्थ घुले हुए होते हैं। जैसे काली स्याही जो होती है, काला रंग जो होता है कई रंगों का मिश्रण होता है। काला रंग डायरेक्ट नहीं बनता है, कई रंगों का मिश्रण होता है। तो इस तरह जल में एक ही विलायक में कई विलेय घुले होते हैं। तो उन विलेयों को अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए, इस विधि का उपयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में जो होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। जैसे कि डाई के रंगों को पृथक करने में, अगर जल में डाई कई रंगों का मिश्रण है, एक साथ कई रंग घुले हों, तो उन रंगों को अलग अलग पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग होता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग होता है। इसके बाद जो अगली विधि वह है आसवन विधि। देखिए, आसवन विधि का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अंतराल होता है। ठीक है, दो ऐसे पदार्थ आपस में मिले हुए हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक अलग अलग होते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और अन्य विलायक का क्वथनांक हो सकता है अलग अलग हो। तो ऐसे विलयन जिनमें घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतर होता है, तो उन घटकों को अलग करने में आसवन विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक घुलनशील ऐसे द्रव हो जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, जिनके क्वथनांक में बहुत ही कम अंतर है, जैसे एक का क्वथनांक 100 है तो एक का 110 है, तो ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण। वायु जो है कई गैसों का मिश्रण होती है, तो वायु से अलग अलग गैसों को पृथक करने में प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आती है वो है क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टल होता है ठोस टुकड़े, ठीक है। देखिए, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इसमें देखिए, इसमें पदार्थ को अलग नहीं करना, हमें पदार्थ पहले से ही अलग किया होता है, उसे हमें शुद्ध करना है। जैसे समुद्र से जब नमक प्राप्त होता है तो उसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं, तो उस अशुद्ध नमक में से भी शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। देखिए,
क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस पदार्थ को जल की न्यूनतम मात्रा में घोलकर अशुद्धियों को छान लेते हैं। जो हमें अशुद्ध पदार्थ दिया होता है उसको जल की बहुत ही कम मात्रा में घोल लेते हैं और अशुद्धियों को छान लेते हैं। क्योंकि जैसे समुद्री नमक है, हमें समुद्र से नमक प्राप्त हुआ तो उसमें कई अशुद्धियाँ हैं, तो उसको शुद्ध करने के लिए फिर से उसको साफ पानी में, मतलब बहुत कम पानी में घोलते हैं। तो नमक तो घुल जाता है लेकिन उसके साथ जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं, तो उनको छान लेते हैं। इसके पश्चात जल को वाष्पीकृत करके विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद अब हमने विशुद्धियों को छान लिया, उसके बाद फिर से विलयन को वाष्पीकृत करेंगे, मतलब जल को वाष्प बना के उड़ा देंगे और विलयन को ऐसे छोड़ देंगे जब तक वो कमरे के तापमान के बराबर ठंडा ना हो जाए। और कमरे के तापमान के बराबर ठंडा होने के बाद जो है शुद्ध पदार्थ की क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी मिश्रण के पृथक्करण की क्रिस्टलीकरण विधि। और इसके अनुप्रयोग देखें तो जैसे समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमक से फिटकरी को, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। तो आज के वीडियो में हमने मिश्रण के पृथक्करण की कई विधियां पढ़ी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।